नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। तो चलिए आज की करंट की शुरुआत करते हैं। आज है 23 मई और 23 मई को हम लोग मतलब कि 22 मई का करंट अफेयर्स का जो वीडियो था वो कल थोड़ा सा लेट आया था। 10:30 बजे मैंने बोला था, लेकिन 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास आया था। किसी कारणवश वो लेट आया है। आज ये वीडियो मतलब मैं कि आपसे टाइम से अपलोड कर दूंगी। अगर अपलोडिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई तो आपको ये वीडियो 8 बजे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपका मतलब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं तो उनके लिए बता दिया जाए कि प्रतिदिन आपका ये वीडियो सुबह 8 बजे आता है, ठीक है। सुबह 8 बजे ये वीडियो देखने को मिलता है, जिसमें हम जनसत्ता और दैनिक जागरण के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, वो चाहे प्री हो या मेंस, उसी से संबंधित चीज़ें होती है। तो और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, फिर ये सारी चीज़ें मैप बेस्ड सारी चीज़ बताई जाती हैं। उसके बाद एक शाम 4 बजे आपकी वीडियो आती है, जिसमें हम लोग बैक ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि स्टेट पीसीएस आप दे रहे हैं, उसमें बीपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ और एमपी पीसीएस, ऐसे जो पेपर हैं मतलब कि जो उसके क्वेश्चन पूछे गए हैं बैक ईयर में, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए अभी क्या हुआ है कि G7 की मीटिंग हुई है, ठीक है। G7 की मीटिंग हुई है, तो इसके बारे में आर्टिकल आया हुआ है। इसमें डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या है, कैसे क्या चीज़ें हैं। पहले इसमें हम आपको मोटा मोटा बता दें कि इसमें G7 की बात की जा रही है कि मतलब G7 एक ऐसी संस्थान है जहाँ पे चाइना नहीं मौजूद है, ठीक है। चीन मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा जो भारत है, देखिए कोई भी समूह होता है तो इसमें क्या होता है कि जो भारत है वो उसको सारे देश शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि भारत एक विश्वासपूर्ण कंट्री बन गई कि उसके ऊपर सारे देश आराम से विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो रूस है वो भी उसका सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना उसको कहीं ना कहीं जाने नहीं देता उस देश में। तो क्योंकि वो पाकिस्तान की मांग करने लगता है, और जिसके पास वीटो पावर होती है, वीटो पावर देखिए क्या होती है, वीटो पावर जिसके पास होती है, मान लीजिए कि 5 व्यक्ति हैं, A, B, C और D और E, ठीक है। ये 5 व्यक्ति हैं। तो इसमें से क्या हुआ, इन चारों ने कह दिया कि हमको एक फ्रेंड और बनाना है। ये 5 फ्रेंड है, इन्होंने कहा कि हमको एक फ्रेंड और बनाना है और उसका नाम है S, ठीक है। हमको एक फ्रेंड और बनाना है, उसका नाम है S। तो ई ने मना कर दिया कि नहीं, मेरी ऐसी पर्सनल दुश्मनी है, आप वो फ्रेंड नहीं बना सकते। तो मतलब ये चारों भी ये फ्रेंड नहीं बना सकते। तो ये होती है वीटो पावर। वीटो पावर में अगर किसी एक कंट्री ने मना कर दिया तो सारे देश उसके खिलाफ नहीं जा सकते, यानी वो देश सम्मिलित नहीं होगा। तो चाइना के मतलब कि चाइना का हमेशा जो विरोध करता है वो चीन का विरोध, मतलब भारत का विरोध हमेशा चीन करता है इन संस्थानों में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या बता रहा है ये आर्टिकल। देखिए देख पा रहे यहाँ, इसमें है कि समूह 7 देशों का 49वां, यानी कि याद रखिएगा 49 नंबर का मीटिंग थी, ठीक है। 49 नंबर की इस बार मीटिंग थी। 49वां सम्मेलन जापान के हिरोशिमा शहर में संपन्न हो गया है। इसके साथ ही अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान क्वाड समूह में भी अपना हिरोशिमा में सम्मेलन संपन्न करेंगे। क्या है कि देखिए G7 में जो कंट्री है उसका सम्मेलन तो जापान के हिरोशिमा में हो ही गया, ठीक है। G7, ठीक है, G7 का जो है वो तो हो ही गया है। उसके साथ एक और क्वाड, ठीक है, क्वाड, ये भी संस्था आपने सुना होगा। इसमें 4 देश शामिल हैं। 4 देश देखिए इसमें कौन कौन से हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और अमेरिका है, ठीक है। तो ये चारों देश, क्योंकि G20 की मीटिंग में ये चारों देश गए थे, तो इसके बाद ये सारे देश इसमें शामिल होंगे। और इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए पूछ लेता है कि कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब कि कौन कौन से देश है। तो क्वाड में कौन से देश है ये याद रखिएगा। उसके बाद G20 में कौन से देश है ये याद रखिएगा। तो अभी हम G20 और G7 के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से देश है, ठीक है। तो क्वाड में कौन कौन से देश है आप बताइए। क्वाड में 4 देश हैं, ये पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। जो 4 देश कौन कौन से हैं, एक तो USA है आपका, ठीक है, एक ऑस्ट्रेलिया है आपका, एक इंडिया है आपका और एक है जापान, ठीक है। ये 4 देश है। तो ये तो G20 की मीटिंग में शामिल थे और इन्होंने कहा कि G7 की मीटिंग, क्वाड की मीटिंग भी यहीं कर लेते हैं, क्योंकि ये जो क्वाड की मीटिंग है पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी, लेकिन वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति ने, जो बाइडेन जी है ना, उन्होंने कुछ अपनी मतलब कुछ चीज़ें उनकी थी जिसकी वजह से वो नहीं जा पाए। इसकी वजह से ये जो मीटिंग थी ये हिरोशिमा में ही संपन्न हो गई, ठीक है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। देखिए इसमें बताया हुआ है कि G7 सम्मेलन में जिन संकल्पों को पूरा करने में सामूहिक प्रस्ताव पारित किया जाता है, उनमें से रूस यूक्रेन पर थोपे गए अवैध युद्ध का विरोध करना, ये जो मतलब कौन कौन से टॉपिक है जिन पर बात होती है, G20 में बात हुई है। हर संभव तरीके से यूक्रेन का समर्थन करना, सार्वभौम सुरक्षा हेतु नाभिकीय जो शस्त्रों के मुक्त प्रविश्व का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें इसमें G7 में शामिल हुई हैं। तो इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद और कौन कौन सी चीज़ें हैं ये देख लेते हैं। एक चीज़ अच्छा बताइएगा
मैंने क्वाड बता दिया कि 4 देश हैं। एक देश है I2U2 ये संस्था, इसमें बताइएगा कौन कौन से देश है, ठीक है। इसको बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर मैं वीडियो के अंत में इसका आंसर देती हूँ, ठीक है। तो क्या है कि इस सामूहिक प्रस्ताव में एक सशक्त और अनुकूल वैश्विक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने में, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और जीविका का सतत विकास संवर्धन करने के लिए, गरीबी कम करना, जलवायु में इन सारे चीज़ों पे बात की गई। ये जलवायु और गरीबी कम करना, जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीज़ें ना, ओजोन क्षरण, ये जो होती हैं, ये कोई भी मीटिंग हो उनमें ये चीज़ें कॉमन होती हैं, ये इन पर बात करना ही होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर बात हुई। यहाँ पे सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत तेज़ी से लाने के लिए, देखिए सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति आपको 2030 तक इसका टारगेट रखा गया। और सतत विकास मतलब कि जो इसके मतलब कि सेक्टर है वो कितने हैं आप ये बताइएगा। तो यहाँ पे है कि अफ्रीकी देशों के साथ अपनी जो साझेदारी है उसको बढ़ाने में बहुपक्षीय मंचों के साथ अधिक से अधिक अफ्रीकी देशों का समर्थन करना। यहाँ पे ये बताया गया कि अफ्रीकी देशों का समर्थन करना और अपने ऊर्जा क्षेत्र में कार्बनीकरण में तेजी लाने और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने पर बल दिया गया है। यानी कि इन सारे मुद्दों पर बात हुई है कि जो कि, एक मिनट, हाँ देखिए अभी देख पा रहे होंगे आप। तो इसमें कहा गया है कि क्योंकि अफ्रीकी देश ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मतलब कि विकसित कंट्री नहीं है, वो थोड़ा गरीब देश है। तो उन देशों का समर्थन करना, उनको भी मतलब आगे ले जाना, जैसे सारे देश बढ़ रहे हैं तो उनको भी उसी प्रकार आगे ले जाना है। और यहाँ पे बताया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, प्लास्टिक बिल्कुल नहीं यूज़ करना चाहिए। मैंने एक दिन डिस्कस किया था, कल परसों एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें कहा गया कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो कि प्लास्टिक को नष्ट कर देते हैं। जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमको पता है कि प्लास्टिक कभी भी नष्ट नहीं होती। एक चीज़ मान लीजिए कि आप एक गड्ढे मतलब 2 गड्ढे लीजिए और एक ही साथ इसमें कुछ मतलब जैसे सब्जी और फ्रूट्स हैं, इनके जो सड़े गले भाग होते हैं इसमें ढक दीजिए, इसमें अंदर डाल के उसको मिट्टी से ढक दीजिए और यहाँ पे प्लास्टिक ढक दीजिए। 1 साल बाद देखिए ये आपको सड़े गले मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे भी नहीं और ये वैसा ही मिलेगा। तो इसलिए प्लास्टिक पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदेह। और पता है इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, सब जलवायु परिवर्तन, सारी चीज़ें, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर मतलब चाहे शहरी एरिया हो या फिर आज सुबह का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस था सुबह, ठीक है। तो यहाँ पे कल तो बहुत ज़्यादा, कल मुझे लग रहा है कि 44-45 से कम नहीं रहा होगा, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये सारी चीज़ें इसकी वजह से ये बढ़ रही है। और एक चीज़ मतलब मैं पर्सनली आपको बोलना चाहूँगी, अब ये मतलब सही है इस टाइम पे बोलना भी, क्योंकि देखिए क्या है कि अगर आप अपने छत पे जाते हैं ना तो कुछ पानी और कुछ अनाज, मतलब वो कहीं भी रह रहे हो आराम से उसको रख दीजिए किसी में, और वो पानी शाम सुबह चेंज करते रहिए। क्या होता है कि बहुत सारे पशु पक्षी उसमें मतलब उस पानी को पीते हैं, ठीक है। उनको पानी नहीं मिलता तो इधर उधर, क्योंकि अब नदियाँ झील तालाब ये सब सूख रहे हैं और मतलब सिटी में तो ये नदियाँ झील तालाब वैसे भी देखने को नहीं मिलते, हर जगह आपको नाला ही मिलेगा, गंदा नाला, तो ये पानी नहीं पी पाते। तो इसलिए छत पे अपने ये सारी चीज़ें रख दें। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कल हम लोग गए थे कहीं बाहर, रास्ते में देखा था कि जो एक छोटा सा तालाब था और उसमें कहीं कहीं गड्ढे में पानी भरा था, कि जैसे कि ये तालाब है उसमें यहाँ पानी भरा, यहाँ गड्ढे में थोड़ा थोड़ा पानी भरा था। तो उस पानी को, और गंदा सा पानी था, बहुत अच्छा भी नहीं, उस पानी को जो बंदर थे, काफ़ी ज़्यादा बंदर संख्या में, तो उस पानी को पी रहे थे। तो इतनी ज़्यादा बुरी दशा हो गई है कि पानी मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से अवेलेबल हो पा रहा है। तो पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं करनी है। अभी मैंने कल ही मैंने 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया कि 2030 तक पानी का इतनी ज़्यादा मतलब मांग हो जाएगी कि वो उसको पूर्ति करा पाना बहुत मतलब कम हो जाएगी, यानी कि पूर्ति करा पाना संभव नहीं रह जाएगा। तो 2030 कोई ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ पानी को स्टोर करके रखिए, उसका रीयूज़ करें, रिसाइकलिंग करें, जैसे भी मतलब उसको कई प्रकार से पानी को यूज़ करें। अब जैसे मान लीजिए कि अपने बाल्टी में कपड़े धुले, ठीक है, अब बाल्टी में कपड़े धुले तो आप क्या करिए कि उस पानी को आप अपने पेड़ पौधे में डाल दीजिए। उसको फेंकेंगे तो मतलब फेंका जाएगा फालतू में, तो उसको पेड़ पौधे में डाल दीजिए, उनको भी पानी मिल जाएगा। कुछ अच्छा सा एक मतलब बड़ा सा कटोरा लेके या फिर कुछ मिट्टी का कुछ बर्तन लेके उसमें रख दीजिए, उसमें जो चिड़िया छोटी वो पानी पियेंगे, कुछ अनाज डाल दीजिए। तो इतना तो कर ही सकते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब करनी चाहिए जो पशु हैं, क्योंकि वो बेचारे बोल नहीं पाते। हमको कोई किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम बोल के मांग लेते हैं, वो किस चीज़ से मांगे, है ना। तो ये चीज़ें हमको करनी चाहिए। और ये जो है पॉलीथीन, प्लास्टिक, इसका यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। देखिए एक चीज़ होता है कि अगर ये चीज़ बोलते हैं ना तो एक कोई इंसान होता है कि आपको प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है, वो कहेगा मेरे ही करने से पर्यावरण में कम मतलब पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा क्या, या फिर प्लास्टिक की संख्या मेरे ही यूज़ करने से बढ़ेगी क्या। अरे आप अपने आप को सुधारिए, जब आप अपना सुधर जाएंगे ना तो दुनिया अपने आप सुधर जाती है। ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया कि अफ्रीकी कंट्रों का मतलब अफ्रीकी कंट्रों या कंट्री अफ्रीकी देशों को मतलब इसमें समर्थन देना है और इसमें क्या करना है कि नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने पर बल दिया गया है, प्लास्टिक जनित प्रदूषण को समाप्त करने तथा महासागरों की रक्षा करने, पृथ्वी को सुरक्षित बनाने। बताओ, हम पृथ्वी पर रह रहे हैं और उसी पृथ्वी को अब हमको सुरक्षित बनाने की ज़रूरत है जी। ठीक है, पृथ्वी को धरती मेरी माँ है, पृथ्वी को अपनी माँ बोलते हैं और उसको हमको भी सुरक्षा करने की ज़रूरत है। ऐसे दिन आ गए हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि वन प्रकृति जलवायु हेतु न्यू कंट्री पैकेज के माध्यम से सहयोग को अधिक बल दिया जाएगा। यानी कि पता है क्या होगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि न्यू कंट्री पैकेज है क्या। तो इसमें क्या है कि वन प्रकृति और जलवायु की मतलब रक्षा के लिए ये कंट्री मतलब ऐसा एक कंपेन स्टार्ट किया गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि G7 में दुनिया का हर प्रमुख समस्या का मतलब जो कि भी प्रमुख विश्व में समस्या होती है उस पर बात की जाती है और इससे विश्व भर में टीका निर्माण क्षमता के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश करने, एक महामारी कोष बनाने और महामारी रोकथाम में भावी अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध करने सार्वभौमिक मतलब कि एक ऐसा कोष बनाएगी जिसमें महामारी की बीमारियाँ होंगी और उनको उसमें कोष में कोई मतलब कि वो कोष जो रहेगा वो उन लोगों का इलाज करवाएगा। ठीक है, तो ये बताया गया है। इसके अलावा मतलब कि जो है तस्करी, मानव तस्करी पर भी रोक लगाई जाएगी क्योंकि बहुत जो मतलब कोस्टल एरिया है ना, जहाँ पे समुद्री इलाका है, वहाँ से मानव तस्करी बहुत तेज़ी से होती है। तो यहाँ पे बताया गया समावेशी कृत्रिम में AI शासन स्थापित किया जाएगा। परिचित लोकतांत्रिक मूल्यों पर अनुसार AI विश्वसनीय है। ठीक है, संबंध अपने सामान्य दृष्टिकोण से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, जो भी आपको बता दिया गया। ये देखिए इसमें फिर बताया गया कि भारत की ओर से प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में अपनी 10 सूत्री कार्य योजना, अब भी याद रखिएगा ये क्योंकि हमारे उससे से संबंधित है, तो इससे क्वेश्चन बनता है कि 10 सूत्री का मतलब योजना के अंदर कौन कौन सी योजनाएं रखी गई हैं। तो 10 सूत्री कार्य योजना का जिक्र किया है, जिसके तहत एक समावेशी खाद्यान्न प्रणाली तैयार कर दुनिया में सर्वाधिक अधिकारहीन लोगों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसमें 10 सूत्री कार्य योजना कौन कौन सी है, तो इसके बारे में याद कर देख लीजिए। इसमें खाद्यान्न की कम बर्बादी, वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला का राजनीतिकरण, मोटे अनाज उत्पादन करना, समग्र स्वास्थ्य की सुविधा, डिजिटल स्वास्थ्य और उसके बाद क्या है विकासशील देशों के अनुरूप अपने जो भी कार्य हैं उसको करना। तो देखिए क्या होता है कि आप कहीं जाते हैं शादी वादी में, तो आप बहुत सारे लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं शादी में जाते हैं और एक थाली भर के पूरा फुल कर लेते हैं, खाने की जगह ही नहीं रहती। जो 3 इडियट में था ना कि यार चटनी रखने की जगह नहीं मिली हो कि साइड में एडजस्ट कर ले, तो इसी प्रकार पूरी थाली भर लेते हैं और फिर उसके बाद आधा खाना फेंका देते हैं, यानी कि आधा खाना फेंक देते हैं वो लोग। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको मना कोई नहीं कर रहा है, आप एक बार में ये सारी चीज़ें मत लीजिए। आपको जितना खाना उतना लीजिए, दोबारा भूख लगी दोबारा लीजिए, ऐसा थोड़ी ना कि आप भूखे रहेंगे, दोबारा ले लीजिए। लेकिन खाना प्लीज़ वेस्ट मत करिए। अगर खाना बच भी रहा है, जैसे कि सब मतलब गेस्ट के आने से गेस्ट के खाने के बाद खाना बच रहा है, तो उसको अच्छे से बढ़िया पैक करके किसी जो लोग रहते हैं बाहर, बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि खाने के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर देखते हैं, तरसते रहते हैं, तो उनको उस चीज़ में वितरण कर दे। ये एक बहुत ही अच्छा है कि आपका खाना भी वेस्ट नहीं होगा। क्या करते हैं, बहुत सारा खाना बनवा देंगे, पूरा खाना फिर वो बर्बाद कर देते हैं और जाके कचड़े में फेंक देते हैं। मैंने तो ऐसे कई सारे वीडियो देखे कि कचड़े से उठा के लोग खाना खा रहे हैं। तो इतनी तो इंसानियत इंसान में होनी चाहिए। कहते हैं कि इंसान से ज़्यादा जानवर इंसानियत दिखाता है, तो अपने नाम का तो मतलब ऐसा दुरुपयोग ना करें कि इंसान के अंदर इंसानियत नहीं बची। इतना कार्य तो करना चाहिए। आपके दरवाजे कोई आता है तो एक गिलास पानी देने में कुछ नहीं होता है। मतलब कि कोई अजनबी भी आ जाए तो ये पानी के लिए पूछना चाहिए कि गर्मी का मौसम चल रहा है और खाना बिल्कुल बर्बाद नहीं करना। ठीक है, तो चलिए इसमें बताया गया G7 में सम्मिलित कौन कौन से देश हैं। तो अमेरिका है, जापान है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड है। तो आप इन देशों के नाम याद रख सकते हैं क्योंकि आपको ये देश देखने को मिलेंगे मतलब कि एग्जाम में, क्योंकि ये पूछे भी जा चुके हैं। G20 से भी पूछा जा चुका है, UPSC में 2020 का क्वेश्चन है G20 वाला, और ये भी जो G7 है ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, पहले एक्चुअली ये G8 था। ठीक है, इसको G7 बना दिया गया है क्योंकि जो रूस क्या है, रूस और यूक्रेन के युद्ध से कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो परिचित नहीं होगा। अभी भी मतलब कुछ दिन पहले युद्ध चल रहा था। तो ये क्या है कि जो रसिया था पहले ये G8 कंट्री था, 8 कंट्री थी, लेकिन ये रसिया क्या हुआ, ये रूस का क्रीमिया वाला इशू जो मतलब क्रीमिया वाला जो भाग है उसको हड़प लिया और जिसके कर्ज इसको G7 से बाहर कर दिया गया। अभी मतलब G8 से बाहर कर दिया गया, अभी कंट्री है G7, तो इसलिए उसको G7 कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन से हैं, अमेरिका, जापान, कनाडा, फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे देश हैं। किसी न किसी रूप से चीन रूस से दुष्प्रभावित है, इसलिए इनके भी G7 के सामूहिक प्रस्तावों में हर वर्ष चीन और रूस के प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी नहीं होता। देखिए
इसमें मैं बता दूं इसमें क्या बोला गया है। इसमें ये बताया गया है कि मतलब कि देखिए, दो लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो आपकी तरह बात करेंगे, हमेशा आपका ही साथ देंगे, चाहे आप उनके साथ हो या ना हो, ठीक है। और एक लोग ऐसे होते हैं जो मतलब ए है और बी है, तो इसके सामने इसकी जैसे बताएंगे और इसके सामने इसकी जैसे बताएंगे। ए के सामने बी की बुराई करेंगे और बी के सामने ए की बुराई करेंगे। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिएगा, वो आपके लिए बिल्कुल हानिकारक है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि चाहे वो G7 कंट्री हो, चाहे वो G20 कंट्री हो, ठीक है, जो भी है, चाहे वो G7 संगठन हो या G20 संगठन हो, दोनों पता है क्या करते हैं, दोनों मतलब ये अपना अपना फायदा देखते हैं। G7 में बोलेंगे जो देश नहीं है उनकी बुराई करेंगे कि हाँ चीन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब यूक्रेन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, रूस गलत कर रहा, ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा है। और G7 में जब G20 में रूस और चाइना दोनों मौजूद होंगे तो फिर क्या कहेंगे कि भाई हमको अपने आर्थिक चीज़ें भी देखनी चाहिए, अपनी संबंध देखने चाहिए, तो फिर उसके साथ द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय संबंध करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो यही बताया गया है कि भारत के साथ भी यही चीज़ें होती हैं। भारत के साथ ये चीज़ें जैसे कि G7 में भारत गया तो उसका बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा G7 को, भारत को, क्योंकि उसमें ना चाइना है ही नहीं। अब G20 में जब पहुंच गए तो वही लोग, वही देश जो भारत का सपोर्ट कर रहे थे G7 में, वो आगे चाइना के साथ व्यापार करने या फिर उसके द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय जो वार्ताएं हैं उसको करने। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ऐसा नहीं करना है, जो भी मतलब ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो मतलब आपके जैसे आपके और दूसरे के जैसे दूसरे जैसे बताएं। ऐसे अच्छे दोस्त रखिए जो आपका हमेशा साथ दे और हर कदम पर आपके खड़े रहे, आप भी उनके साथ हमेशा खड़े रहें, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पहली बात ये कौन से नंबर की है, तो 49 नंबर की है। कहाँ हुई, जापान के कौन से शहर में हुई है, तो याद रखिए हिरोशिमा में, ठीक है। जापान के हिरोशिमा में ये हुई है मीटिंग, याद रखिएगा। और यहीं पे क्वाड है। और हाँ, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था I2U2, तो I2U2 में कौन कौन से है, तो I2 में इजराइल और इंडिया, U2 में USA और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब हम इसमें देख लेते हैं मैप में कि कहाँ है हिरोशिमा। तो ये है जापान, देखिए आपको दिख रहा होगा, तो ये है जापान। और इसका जो हिरोशिमा में ये मीटिंग हुई थी, तो ये है इसका सबसे उत्तरी द्वीप, 4 द्वीप है, होकाइडो, होन्शु, और फिर ये है इधर एक मिनट, ये है शिकोको और ये है क्यूशी, ठीक है। तो हिरोशिमा में हुई थी, ये है आपका हिरोशिमा, कौन से द्वीप पर, शिकोको द्वीप पर, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ उसकी क्वाड और G7 की मीटिंग वर्तमान में हुई है, ठीक है। ये जापान है, जापान के 4 द्वीप है, और ये है सी ऑफ जापान, ठीक है। और ये है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं, G20 कंट्री के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं ये, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है, और क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना, क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो इसमें आप याद रखिएगा कौन कौन से देश हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना है, तुर्की है, जापान है, कनाडा है, जर्मनी है, ब्राज़ील, UK, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इटली, सऊदी अरेबिया, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, मैक्सिको, रसिया, EU यानी कि EU क्या होता है कि यूरोपीय यूनियन होती है, इसके अंतर्गत जितने देश आते हैं 27 देश आते हैं, तो पूरा 27 देशों का एक चीज़ दिया गया। फिर साउथ कोरिया, फिर USA, ठीक है, ये देश है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं G7, क्योंकि G7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये पहले G8 था, मैंने बताया कि ये पहले G8 था, और रसिया को बाहर कर दिया गया 2014 में, क्योंकि ये यूक्रेन का क्रीमिया वाला जो एरिया है उसको ले लिया था, ठीक है। तो G7 में कौन से हैं, जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, USA, इटली और जापान, ये ठीक है, ये देश हैं। और इसमें अब G20 देख लीजिए, अब इसको मिला देंगे तो G7, रसिया को मिला देंगे G8, और इन देशों को 1 मिनट, और ये जो इन देशों को और मिला देंगे तो G20 बन जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये कौन कौन से देश है, देखें, इनको सबको मिला देंगे तो G20 हो जाएगा, ठीक है। मैंने बता दिया कि G20 में कौन कौन से देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जयपुर में स्थापित होगा देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र। इसमें क्या बताया हुआ है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। और यह जो मतलब केंद्र है, इसमें भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को बचाने के लिए, मतलब जो भूकंप जैसी आपदाएं आती हैं उनसे बचने के लिए मदद मिलेगी। तो यहाँ पे बताया गया है कहाँ ये स्थापित किया जाएगा, जयपुर में। आप ये याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो पहला चीज़ होता है उसी से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भूकंप के बड़े खतरों के बीच हमारे बांध पूरी तरह सुरक्षित हैं। और शेखावत ने के अनुसार, ये देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत दुनिया में तीसरे सबसे अधिक बांध वाला देश है, यानी कि तीसरे नंबर पर जहाँ पे सबसे अधिक बांध है, और 25% बांध है। और 50 मतलब कि कई सारे बांध तो 100 साल पुराने भी हो गए हैं। तो ये याद रखिएगा, एक तो कहाँ हो रहा है, जयपुर में हो रहा है, पहला है। और दूसरा, इसमें विश्व में मतलब कि तीसरे नंबर पर भारत है, जहाँ पे बहुत सर्वाधिक बांध है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, इसके लिए यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी बहुत ज़्यादा, मतलब जयपुर में स्थापित होगा देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग राजस्थान देख लेते हैं। देखिए ये है राजस्थान और यहाँ पे जयपुर आप खोजिए कहाँ है। तो देखिए इसका एरिया बताइएगा आप कि इसका एरिया क्या है राजस्थान का, इसका पूरा एरिया बताइएगा ये, और इसे कौन कौन से देश टच करते हैं, ठीक है। इसका एरिया बताइएगा और कौन कौन से देश टच करते हैं ये कल आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसको देखिए कौन कौन से जो राज्य हैं वो टच करते हैं। इसमें पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश और गुजरात है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री बताइएगा कौन है। देखिए कितने क्वेश्चन हो गए, एक तो इसका एरिया बताना है आपको, एक तो इसका मतलब कि कौन कौन से देश इसके साथ सीमा लगाते हैं, एक यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है और एक यहाँ के राज्यपाल कौन है, ठीक है। पूरा आपको याद हो जाएगा, सर्च करके याद करेंगे ना तो आपको चीज़ें जल्दी भूलेंगे नहीं, और इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में फ़ायदा देखने को मिलेगा। दूसरा तो सबको ही बता देता है, ठीक है, दूसरे की बताई चीज़ें बहुत कम याद रहती हैं, अब अपने आप से करेंगे तो ज़्यादा याद रहता है। देखिए ये क्या है, गीले कचरे से बायोगैस बनाने में 52 शहरों का चयन, यानी कि 52 शहरों का चयन किया गया है। और जिसमें से गीले कचरा जो है, जैसे कि जो मतलब जो गीला कचरा होता है, जैसे कि फ्रूट्स या फिर मतलब सब्जियों के जो कचरे मतलब छिलके हो गए या फिर खाना वगैरह जो खराब हो गया, तो इससे क्या होगा, इससे बायोगैस बनेगा, ये बताया गया है। और देश में कुल कितने शहर चुने गए हैं, तो 52 शहर चुने गए हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ चुने गए, तो पंजाब के 17 शहर को शामिल किया गया, ये याद रखिएगा, ठीक है, पंजाब के 17 शहर को, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया कि गोवर्धन योजना भी इसी के अंदर आती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन मतलब पूछा जा सकता है कि पंजाब के कौन सा ऐसा राज्य जिसके सबसे ज़्यादा शहर शामिल किए गए हैं, तो पंजाब के कितने 17 शहर, ठीक है। और ये टोटल कितने शहर शामिल किए गए हैं, तो टोटल 52 शहर पूरे देश में, ठीक है। तो ये इसका न्यूज़ था। और ये देखिए इसमें क्या बताया हुआ है, इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा कि जो एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा इस कोटेशन को यूज़ कर देंगे तो। पापी मन का रोग संसार के सभी देशों के चिकित्सकों की चिकित्सा से दूर है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया पापी मन का रोग संसार के सभी देशों के चिकित्सकों की चिकित्सा से दूर है, इसको क्या ग्लैडस्टोन ने कहा था, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझाई गई हैं, लेकिन फिर भी मैप के थ्रू अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मतलब कि लाइक डिसलाइक कर सकते हैं, ताकि आपका मतलब कि फीडबैक जो देना है वो लाइक और डिसलाइक के माध्यम से दे सकते हैं। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करिए, नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक करिए, और डिसलाइक क्यों किया ये ज़रूर बताइए ताकि इसमें सुधार किया जा सके, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं और मतलब अपनी चीज़ें लिखनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो करिए डिसलाइक, और नहीं पसंद आ रही हैं तो डिसलाइक करिए। देखिए लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, और अच्छा करने की कुछ वो चीज़ें होती हैं कि मतलब ये भी होता है कि हाँ मतलब और मोटिवेशन भी मिलता है कि चीज़ें लोगों को पसंद आ रही है। तो चलिए ठीक है, बनाते रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, और इसको डेली प्रतिदिन सुनते रहिए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये वीडियो होने वाली है, चाहे वो आपके एग्जाम में हो, चाहे आपकी मतलब कि तार्किक क्षमता बढ़ाने में, या फिर आपको सोचने समझने की क्षमता बढ़ाने में, ठीक है। तो चलिए अब शाम को 4 बजे मिलते हैं, तब तक आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।